नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा। इसमें आपसे संबंधित बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं कोर्स से संबंधित, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और ठीक लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा मैनेजमेंट और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो। तो मैनेजमेंट क्या थी साहब? एक कला थी। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, जहाँ से कला चालू होती है वहाँ पे ज्ञान चालू हो जाता है। लोगों ने ज्ञान भी दिया, खास लोगों ने जितना भी ज्ञान दिया वो सारा हमने देखा, उससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट देखे। आज हम पढ़ेंगे उससे जुड़ी हुई विशेषता कि मैनेजमेंट की जो भी विशेषताएं होती है वो क्या होती है, कैसी होती है और क्या क्या होता है इस विशेषता में। सब कला है तो कला में कुछ तो विशेषता रही होगी। अब क्या विशेषता रही है वो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक सवाल। अब वो कौन सा सवाल कि एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप देखिएगा। बेशक आप बाद में चाहे गूगल कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन एक अपने थोड़े बहुत स्टैंडर्ड के लिए सीखना भी ज़रूरी है। तो आप सीखिएगा, देखिएगा साहब, बने रहिएगा। तो दोस्तों, प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है साहब कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, ये विशेषता है इसकी। मतलब मैनेजमेंट का कोई ना कोई सा उद्देश्य होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं तो बस चले ही जा रहे हैं, किसी उद्देश्य से तो जा रहे हैं, किसी काम के लिए तो जा ही रहे हैं। नहीं तो आजकल की जनरेशन वैसे ही आलसी है, मतलब कहाँ ऐसे कहाँ जाना, छोड़ो। तो साहब, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण है, आवश्यक कार्य अथवा उद्देश्य को अच्छी तरह से संपन्न कर सकें, इसलिए हम प्रबंध करते हैं। ऑल राइट। फिर इसके बाद में किसी भी कार्य को क्रमबद्ध रूप से, मतलब सिक्वेंटली, मतलब हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर हम कैसे होगा काम उसका मैनेजमेंट करते हैं, फिर एडजस्टमेंट जमाते हैं, फिर टीम इकट्ठी करते हैं, फिर नियुक्तियाँ करते हैं, उसके बाद में काम चालू करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट में रिजल्ट आता है। तो इसी तरह से जो भी हम क्रमबद्ध रूप से कार्य करते हैं इसको हम क्या करते हैं, ये प्रबंध की एक विशेषता है। फिर प्रबंध बहुत बार ऐसा होता है कि प्रबंध हम करते हैं लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो हम हमारे लिए थोड़ी नहीं करते। जॉब कर रहे हैं तो हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लिए तो बस पैसे ज़रूरी है। लेकिन अगर हम प्रबंध कर रहे हैं किसी चीज़ का तो वो तो दूसरों के लिए, दूसरों के द्वारा। जैसे एयरटेल कंपनी हो गई, जियो हो गई, ये सब क्या सर्विस प्रोवाइडर है। अब वो पूरी कंपनी को उन्होंने मैनेज कर रखा है, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि वो सेवाएं दे सकें। तो प्रबंध साहब दूसरों के द्वारा, दूसरों के लिए किया गया कार्य जो भी संपन्न होता है वो हो गया प्रबंध। इसमें कार्य का ज्ञान, क्षमता, अनुभव एक प्रभावशाली प्रबंध के लिए जरूरी है। तो ये बात तो सही है, इतना तो हम भी जानते हैं। फिर प्रबंध एक क्रिया है, न कि व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह का जो कार्य कर सकते हैं ना, उनकी जो कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है इस क्रिया के द्वारा। तो जो साहब प्रबंध मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब टीम वर्क करते हैं ना तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये भी तो काम कर रहा है, इससे भी तो हुआ है, मतलब मुझसे भी होगा। ये भावना जो है, ये सारी भावनाएं जब भी वो लेके चलता है तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति है वो अकेले सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बार लूज भी कर सकता है, बहुत बार बना भी सकता है, लेकिन टीम में हमेशा सक्सेस होती है। तो प्रबंध में क्या, व्यक्तियों के कार्य या व्यक्ति के कार्य समूह की क्षमता बढ़ जाती है, ये एक विशेषता है। फिर प्रबंधक, कंप्यूटर प्रबंधक की सहायक मशीन है, ये भी सही बात है। क्या प्रबंधक कौन हुए? हम हुए, मैनेजर तो हम ही हुए ना। अब मैनेजर के लिए क्या सहायक मशीन है? एक कंप्यूटर हमारी हेल्पिंग मशीन है। ये क्या करेगी कि इसकी सहायता से हम जितने भी
स्टैटिक्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी काम है हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, सारे के सारे काम कंप्यूटर कर लेगा। और अगर हमारे पास में अच्छे सॉफ्टवेयर हैं तो वो एआई टेक्निक होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके तहत ये सोच भी लेगा, समझ भी लेगा, विश्लेषण भी कर देगा, निष्कर्ष भी निकाल देगा, क्या सही है क्या गलत है सब बता देगा। तो इसलिए आज के टाइम पे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साहब। फिर आता है संसाधनों का विकास समूह में ही संभव है, प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है। तो जितने भी संसाधन हैं इनका क्या हम विकास समूह में ही कर सकते हैं। जैसे कि कोई खदान है तो एक अकेला इंसान खोदेगा पागल हो जाएगा, बहुत सारे इंसान मिलके खोदेंगे, आसानी से खोद भी लेंगे, आसानी से माल बेच भी देंगे, पैसा भी कमा लेंगे और सब जने पर्याप्त रूप से पूंजीपति हो भी जाएंगे। तो इसीलिए क्या इसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है कि कौन कितना खोदेगा, कहाँ खोदेगा, सारी चीज़ें। फिर प्रबंध एक महत्वपूर्ण साधन है उच्च जीवन के लिए, मतलब जीवन स्तर उच्च उठाने के लिए यह हमेशा शामिल है। तो ये इसकी एक विशेषता है कि जहाँ पे मैनेजमेंट है ये क्या है, एक ऐसा साधन है कि जहाँ पे आप मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके अंदर आती है कुशलता। और कुशलता से क्या होगा कि आप हाई लिविंग, हाई स्टैंडर्ड जी सकते हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि कम पेमेंट में भी इंडिया में बहुत सारे लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो वो किस प्रकार जी रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर ही जी पा रहे हैं, यही एक विशेषता है। अब इसकी और विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रबंधों को हम छू नहीं सकते, ये अस्पर्श है, केवल इसमें हमको रिजल्ट दिखते हैं। इसके प्रयास, अनुशासन, जोश, प्लवनशीलता को ही ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ध्यान रखना। और प्लवनशीलता की भावना और पर्याप्त उत्पादन क्षमता इसके अंदर छुपी हुई है। तो हम देखते हैं, इसको छू तो नहीं सकते, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि हम इफ़र्ट कर रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, और अनुशासन में है साहब कि हमको ये चीज़ करना है, ये नहीं करना है, जो से बराबर के करके ही मानूंगा। फिर आता है प्लवनशीलता, ब्यूरोक्रेसी मतलब प्रोफेशनलिटी, एक हिसाब से आपके पास में प्रोफेशनलिटी है कि नहीं, अच्छे तरीके से ही करना है। तो ये सारी भावनाएं इसके अंदर छुपी हुई है, जो हमको कब दिखती है, रिजल्ट में दिखती है। फिर आवश्यक नहीं है कि जो प्रबंध करते हैं वो मालिक हों, ये भी एक विशेषता है कि एक निश्चित पेमेंट दे देता है मालिक, उसके बदले में आप उसको उसकी कंपनी मैनेज करके देते हैं, यही एक प्रबंध है और इसकी एक विशेषता है। अब इसमें वैज्ञानिक प्रबंध देखते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है साहब कि हम कोई सा भी प्रबंध करते हैं, किसी भी चीज़ करते हैं, तो उसमें क्या थोड़ा सा साइंस आ जाता है। हम लॉजिक बाय लॉजिक चीज़ों को देखते जाते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कार्य एवं समस्याओं की वैज्ञानिक विवेचना करते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसका क्या सल्यूशन है, वैज्ञानिक विधि से क्या ज़रूरी है, और नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं। और नॉर्मल तो होता ही नहीं है, जो भी कुछ होता है सब विज्ञान से ही जुड़ा होता है। तो हम वैज्ञानिक मैनेजमेंट भी कर लेते हैं साहब। और जो आधुनिक प्रबंध है, आधुनिक प्रबंध को ही वैज्ञानिक मैनेजमेंट ऐसा बोल सकते हैं, आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं। फिर आता है प्रबंध विषय सूची एवं उचित मार्गदर्शन हेतु पृष्ठभूमि। तो जो ये सहायक पृष्ठभूमि है और जो ये विषय सूची और जो मार्गदर्शन है, ये सब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही संभव हो पाता है हमारे साथ में। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे नहीं, जैसे कि मान लो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको साइंटिफिक तरीके से सोचना पड़ेगा। पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कितने समय में पहुंचना है। फिर दूसरी बात, आपका जो भी साधन है जिससे भी आप जा रहे हैं उसका मैनेजमेंट, कि आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, टेम्पो, रिक्शा, साइकिल, पैदल, आप जिससे भी जा रहे हैं उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। फिर आपको वहाँ तक जाने के लिए जो भी आर्थिकता लगेगी, जितने भी पैसे लगेंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। प्लस कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आप वक्त से पहले जा रहे हैं या वक्त के बाद में जा रहे हैं, इसके ऊपर आपका कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ इसकी
जो भी विषय सूची है और जो भी मार्गदर्शन है उसमें सहायक पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट काम करता है। फिर आता है मुख्य तथ्य, मतलब इसका जो भी मुख्य तथ्य है कि निश्चित परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हम निश्चित परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ पे भी जो जैसा भी कार्य करना चाहते हैं, ये किस पे आधारित होता है, एक दर्शन पे आधारित होता है और एक मूल्यांकन पद्धति पे आधारित होता है। और जो मूल्यांकन पद्धति होती है वो कहीं ना कहीं गणितीय कॉन्सेप्ट और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है। और दर्शन तो फिर ऐसा होता है कि वाह, उसमें कोई सा भी भगवान का नाम लेते हैं, बोले हर हर महादेव और कूद पड़ो काम में, हो ही जाएगा। फिर प्रबंध मानव के क्रियाकलाप द्वारा संपन्न होता है। सही बात है, मानव नहीं तो प्रबंध कौन करेगा, भेड़ बकरी तो कर नहीं रहे। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो भी कार्यालय हुआ, विद्यालय हुआ, बैंक हुई, सेना हुई, यातायात हुआ, धार्मिक स्थल हुआ, मजदूर हुआ और होटल हुआ, औषधालय मतलब मेडिकल हुआ अथवा घर हो, हर जगह पे आपको प्रबंध करना ही करना है। और किसके द्वारा प्रबंध होगा, मानव के द्वारा प्रबंध होगा। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न संसाधनों का प्रबंध मानव, पदार्थ, मशीन, विधि, वित्त एवं बाजार। तो जो भी हमको उद्देश्य प्राप्त करना है, जो भी संसाधन है, जैसे कि एक मानव है, ये भी एक संसाधन है, पदार्थ ये भी एक संसाधन है, मशीन विधि ये भी एक संसाधन है, और फिर वित्त एवं बाजार ये भी एक संसाधन है। तो इन सारे संसाधनों का ठीक से काम करने के लिए साहब हमको वैज्ञानिक मैनेजमेंट की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और इसको एक हिसाब से मोटे मोटे तौर पे देखें तो आधुनिक प्रबंध में ये सारी चीज़ें शामिल होती ही होती है। तो कंफ्यूज मत होना कि यार आधुनिक प्रबंध क्या होता है, पुराना प्रबंध क्या होता है। तो आधुनिक प्रबंध मतलब साइंटिफिक प्रबंध, पुराना प्रबंध मतलब जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं वो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वो भी छोटा ही वीडियो है, 10-20 मिनट का, देख लेना। नोट्स बनाते चलना, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी ज़रूरी है और आपके वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से भी ज़रूरी है। छोटे छोटे नोट्स बनाना ताकि आप रोज़ उसको पढ़ सकें। रोज़ पढ़ेंगे अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब याद हो गया, कब क्या हुआ। तो बने रहना और पढ़ते रहना। फिर आता है कि आधुनिक प्रबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक प्रबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या उपयोग है। तो इसमें हम देखते हैं साहब कि वैज्ञानिक विधि एवं विश्लेषण का उपयोग करते हैं हम। कोई सी भी प्लानिंग बनाई तो उसमें हम देखते हैं साइंटिफिक तरीके से कैसे क्या काम कर सकते हैं, कैसे क्या मैनेज करना है, और फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं कि हाँ हम ऐसे ऐसे प्लानिंग करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, इतना हमारा बजट रखेंगे। तो इसका जो उपयोग है वो आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। फिर आता है मानवीय अध्ययन तथा उसके व्यवहार का गहन अध्ययन। तो जो भी हम देखते हैं, बहुत बार हमारा इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू में क्या देखते हैं, वो इंटरव्यू में एक हिसाब से हमारा अध्ययन करते हैं साहब। हमको पढ़ते हैं कि हम कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम कार्य करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, हमारी रुचियाँ क्या है, हम कैसे कार्य कर सकते हैं, हम मतलब ऐसा तो नहीं कि बीच में छोड़ देंगे इस चीज़ का अध्ययन। तो ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आता है। संचालन कार्य में आर्थिक क्षमता पर ध्यान दिया जाता है कि हमारा बजट कितना है, हम कितने बजट से कार्य कर सकते हैं और कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तंत्र विधि द्वारा कार्य पर सामान्य ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो तंत्र विधि द्वारा मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 ओझाओं को बुलाया और झाड़ फूक करवा लिया, बिल्कुल बढ़िया है, एकदम धुआं धुआं कर दिया, ऐसा सिस्टम नहीं। तंत्र विधि मतलब सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच मतलब जो भी एक संगठन है उसमें जो पूरा पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है कि सिस्टमेटिक तरीके से, कि पहले नीचे लेवल पे फिर हायरार्की बनता है ना, मतलब एक हिसाब से पिरामिड बनता है कि पहले निचले लेवल से चालू होता है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर तक जाता है और कार्य समान रूप से होता जाता है, उसको बोलते हैं तंत्र विधि। फिर आता है कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का विश्लेषण एवं उसका अध्ययन। ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में होता है और आधुनिक प्रबंध में भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब इसके हम सिद्धांत पढ़ेंगे, लेवल पढ़ेंगे और प्रबंध में बहुत कुछ है।
तो ये पुस्तकालय विज्ञान के आपके पेपर 2 के अंतर्गत आता है, इसका भी ध्यान रखना, कॉलेज में काम आएगा, एग्ज़ाम आने वाले, नोट्स बनाते चलना। अब हम देखेंगे साहब हमारा क्वेश्चन। तो एशिया का सबसे बड़ा साहित्य का जो भी उत्सव मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? तो कोयम्बटूर। कोयम्बटूर एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखना। यहाँ पे घड़ियों के कारखाने हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इसके बाद में साहब हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में है चार मीनार। और हैदराबाद अपनी आंध्र प्रदेश की राजधानी था पहले, अभी हाल फिलहाल तेलंगाना की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी, ठीक है। और भारत की राजधानी के बाद में नई दिल्ली में तो सब कुछ है, आपको पता ही है, कुतुब मीनार और लाल किला। और लेकिन नई दिल्ली में पुस्तकों का मेला भी लगता है। इस पुस्तकों के मेले को कौन संचालित करता है? हमारा सांस्कृतिक विभाग। सांस्कृतिक विभाग पुस्तकों के मेले को संचालित करता है। और यहाँ पे एक इंसडॉक करके संस्था बनी हुई है। वो संस्था किसके द्वारा स्थापित है? तो वो संस्था स्थापित है यूनेस्को के द्वारा, मतलब उनके सहयोग से स्थापित करी थी। और यहाँ पे ही हमने हमारा एक सेंट्रल लाइब्रेरी खोली थी, किसके सहायता से? यूनेस्को के सहायता से। तो इसको ध्यान रखना। जयपुर हमारा आंसर। जयपुर कहाँ है साहब? तो जयपुर है राजस्थान में। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव मनाया जाता है। यह राजस्थान में है। इसको गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। इसके पास में पुष्कर है, वहाँ पे भी ब्रह्मा जी का स्थान है, मेला लगता है, वो भी वर्ल्ड फेमस है। और क्या होता है जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, जब क्योंकि जो भी इंग्लैंड के प्रिंस थे वो आए थे, तो वहाँ के राजा ने पूरे शहर को गुलाबी कलर से पुतवा दिया था उनके स्वागत में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। घर पे बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।